स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस का क्लास लगातार पिछले 5 दिनों से चल रहा है आप लोगों का, और हम लोग जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे और फिजिक्स का ये 5वां क्लास है, क्लास नंबर 5। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप लोग सभी कोई जुड़ जाइए, क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। सभी कोई फटाफट जुड़ जाइए। दोस्तों, बीते कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को बेहतर बनाया जाए। आप लोग बात समझ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? बीते कल को सोचने से ज्यादा अच्छा है कि आज मेहनत करके आने वाले कल को बेहतर बनाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है, क्या हो गया, उसको छोड़ दीजिए। आप बस इतना दिमाग लगाइए कि आने वाला आपका एग्जाम कौन सा है। आने वाला जो आपका बीपीएससी पीटी है, जेपीएससी पीटी है ना, जेएसएससी सीजीएल है, दरोगा है, आप उसके बारे में सोचिए, उसमें आप कितना प्रिपेयर हैं। उसमें जो आपका बीपीएससी में जो 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 11-12 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, क्या आप वो बनाने में सक्षम है? क्या आप उस तरह के क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं? यदि नहीं तो आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अगर आप जेएसएससी का बात करते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस से आएगा, 7-8 क्वेश्चन जो है सो आपका फिजिक्स से रहता है, तो आप उस पर गौर कीजिए, क्या आप उस क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं? यदि नहीं तो मेहनत मांगता है, मेहनत करने का जरूरत है। तो दोस्तों, वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक सफल होना मुश्किल है। समझ गए? तो चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, काइंडली सभी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक चीज समझा देंगे आपको। ये सेक्शन आज ही खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, क्या आप जानते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी को काइंडली सभी कोई कमेंट कीजिए, चैट में आंसर करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप एक्शन पे रिएक्शन होना जरूरी है। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश का है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम, ठीक है। यहां से देखिए एक डेफिनेशन बनता है, इसी क्वेश्चन से डेफिनेशन बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? तो हम आपको क्या बताएं, है ना, क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट इक्वल टू होता है, करंट इक्वल टू होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। तो भाई इसका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं कुछ इस टाइप से। ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ 1 कूलम एंड 1 सेकेंड। ठीक है, इसी का रेशियो के रूप में ये डिफाइन होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी है ना, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। विद्युत आवेश के प्रवाह की धारा को, प्रवाह को धारा कहते हैं, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम होता है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यानी कि चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का दोनों होता है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदला जाता है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे परेशान बिल्कुल मत होइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देंगे एक एक बात। क्लियर? बस आप क्लास में बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए, उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे।
दोस्तों यहां पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी, अगर आप एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है नहीं जानते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी बताएंगे। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और दिश धारा को बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। यानी करंट भी दो तरह का होता है, एक तो होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है आपका डीसी। डीसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डायरेक्ट करंट, यानी कि दिश धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदला जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, है ना, सभी कोई का चार्ट में आंसर दिखना चाहिए। जो भी देख रहे हैं एकदम एक्शन में आइए, एक्शन में नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा आपका दिष्टकारी। दिष्टकारी द्वारा, दिष्टकारी वो बोलते हैं रेक्टिफायर को, है ना, किसको बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, रेक्टिफायर को बोलते हैं, रेक्टिफायर को, ठीक है, रेक्टिफायर, ध्यान दीजिएगा, FIER होता है रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करता है भाई, ध्यान से समझना, एक लाइन फटाफट। रेक्टिफायर क्या करता है, विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। रेक्टिफायर क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रहा है एसी करंट, है ना, उसको डीसी करंट, डायरेक्ट करंट में बदलता है रेक्टिफायर। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई डायरेक्ट करंट जो है उसको, डायरेक्ट करंट जो है जो बैटरी से निकल रहा है, ठीक है, उसको एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में कौन बदलेगा। तो भाई याद रखना इन्वर्टर, तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना उसका वही काम है, ठीक है। इन्वर्टर का क्या काम है ध्यान रखिएगा। तो इन्वर्टर क्लियर, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः उन सभी विद्युत उपकरणों में किया जाता है प्रयोग दिष्ट धारा पर कार्य करते हैं, है ना, दिष्ट धारा पर कार्य करते हैं। जैसे फोन चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप चार्जर हो गया, रेडियो हो गया, इस सब का सब में क्या लगा हुआ रहता है, आपका क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर लगा रहता है। दोस्तों बिना रेक्टिफायर का ये काम ही नहीं करेगा, समझ गए ना, क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, अल्टरनेट करंट जो आ रहा है उसको ये जो मोबाइल चार्जर में या फिर आपका जो है लैपटॉप चार्जर जो है ना, उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है जो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है और आपका मोबाइल उससे चार्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी में कौन बदलता है, तो इन्वर्टर बदलता है। इस बात को भी दोस्तों एकदम याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। अब समझ लीजिए यहां पर दो लाइन में, है ना, एकदम सिंपल सा भाषा में, ये जो विद्युत धारा है ना, क्या चीज बता रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है। ये विद्युत धारा जो है आपका, है ना, एक बार देख लीजिए फटाफट, ये जो आपका विद्युत धारा है दोस्तों, ये जो विद्युत धारा है ये भी दो प्रकार का होता है। क्या बताएं, एक तो डायरेक्ट करंट और दूसरा अल्टरनेट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है ना वो डायरेक्ट होता है, उसका डायरेक्शन भी डायरेक्ट होता है। मतलब ये हुआ यदि किसी परिपथ में, परिपथ का मतलब सर्किट में धारा यानी कि करंट एक ही दिशा में बहती हो तो उसे डायरेक्ट करंट बोलेंगे। किसी भी सर्किट में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोस्तों तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं बैटरी से प्राप्त होने वाला जो धारा होता है ना, जो आपका बैटरी जो रहता है ना लगा हुआ घर में, इन्वर्टर के साथ अटैच रहता है, उस बैटरी से जो करंट निकलता है वो डायरेक्ट करंट है, जिसको इन्वर्टर क्या करता है, अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब हो गया अल्टरनेट करंट, एसी। एसी कैसा करंट है, इसमें डायरेक्शन जो है ना ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। मतलब ये हुआ कि ऐसी धारा, ऐसा करंट जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्ती होता है, मतलब ऑसिलेट करते रहता है, ऑसिलेट कर रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसी करंट, है ना। तो विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि किसी को अगर हम लोग डिश धारा में डायरेक्ट करंट में कहीं पर भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बर्बाद होता है। लेकिन अगर हम एसी में भेजेंगे तो कम बर्बाद होता है। हम समझ गए। यही लाइन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिश धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का
प्रमुख लाभ यह है कि प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी करंट विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि किए बिना लंबी दूरी तक संप्रेषित किया जा सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो करंट को भेजा जाता है तो अल्टरनेट करंट के फॉर्म में भेजा जाता है, वो जाता है अल्टरनेट करंट के फॉर्म में, जिसको आपके घर तक वो करंट पहुंचने से पहले ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसका वोल्टेज को चेंज कर देता है और आपको 220 वोल्ट का करंट आपके घर में भेजा जाता है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का यहाँ पर रोल क्या है, तो भाई ट्रांसफार्मर जो है ना वोल्टेज को लो कर देता है, डाउन कर देता है। समझ गए दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान और कुछ करने की जिद दो ऐसा गुण है ना जो किसी व्यक्ति के जीवन में आगे ले आता है। समझ गए ना, क्या बताएं आपको, दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान और कुछ करने की जिद दो ऐसा गुण है जो आपको अपने जीवन में हमेशा आगे ले जाएगा। समझ गए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करेगा, सहायता करेगा। समझ गए, इसलिए एकदम वेल डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य के लिए है ना, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, प्रयास कीजिए, जो कमी है उसको दूर कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा, ये गारंटी है ना। और इसमें जो भी प्रयास है ना, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी बताएं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, किस लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो भाई याद रखना अल्टरनेट करंट को एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर भी दो तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, तो याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। समझ गए ना, एकदम सिंपल सा चीज है जो आप कभी समझे नहीं है ढंग से, जिसके कारण आपको याद नहीं रहता है, आप रटते हैं लुसेंट से और भूलते हैं बार बार, है ना। तो अगर क्लास आप रेगुलर कीजिएगा दोस्तों तो आपको ना ये सब का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लास बस पूरा फोकस के साथ अटेंड कीजिए, सब का सब दिमाग में बैठा देंगे, है ना, और ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना, जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा है ना यानी कि एसी करंट के वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन काम क्या है इसका ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है ये यंत्र, ठीक है। और क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। याद रखिएगा दो प्रकार का होता है बताएं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप बोलते हैं, जो विद्युत धारा का वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। ऊंचाई क्या करता है, विद्युत धारा के स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है, कम कर देता है। दोस्तों पूरा का पूरा पीडीएफ आपको स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम जो चैनल पे आप देख रहे हैं, इसी का टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाइए, पीडीएफ आपको क्लास के बाद अपलोड हो जाता है, मिल जाएगा। आप खुद से ही बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, समझ गए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा हो, है ना। 2-4 स्टूडेंट को दोस्तों पढ़ाने के लिए नहीं आया है यूट्यूब पे आए हैं अगर, तो मास में स्टूडेंट जोड़ना चाहिए, और इसमें बस आप ही सहयोग दे सकते हैं, है ना। हम प्रयासरत हैं, आप लोग भी थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो का क्या काम है भाई, डायनेमो परिवर्तित करता है, ठीक है। याद रखना डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। डायनेमो का क्या काम है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 75 बार एग्जाम में आया है, 1-2 बार नहीं, 75 बार एग्जाम में आया है, ठीक है।
तो आपको बता दें, एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है कि डायनेमो चलो भाई मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई? तो याद रखना ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक और क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो याद रखना इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट में बताइएगा, लास्ट में कमेंट में भी जोर छोड़िएगा क्लासेस कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, है ना। जबरदस्त कंटेंट बना के लगातार क्लास ले रहे हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सबका सब क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट में मिसलिनियस करेंगे, उससे भी जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वास्तव में है ना। तो भाई ये ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा का परिवर्तक है। क्या चीज है? तो ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा का परिवर्तक है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में देखना जरूरी है। तो कई बार हिंदी में ऐसा वर्ड सब लिख देता है जो कि समझ में नहीं आता है। समझ गए ना? तो ऊर्जा का परिवर्तक का मतलब यह हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित है। भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित युक्ति है। कौन सा इसमें से जो है इक्विपमेंट है, यंत्र है ऐसा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है? याद रखना, अभी तुरंत बताए हैं कि डायनेमो काम करता है और विद्युत मोटर काम करता है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों CND बोथ होगा। CND बोथ होगा, दोनों का दोनों दोस्तों किस पर काम करता है? दोनों का दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। कहीं कोई डाउट नहीं है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। बोला टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जाएं परिवर्तित करते हैं? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग सभी को आंसर कीजिए फटाफट, है ना, कि टरबाइन या डायनेमो से जो हम लोग कौन सा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं? भाई कौन सा ऊर्जा को? तो डेफिनेटली जो आंसर होगा दैट इज यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब देखिए हिंदी में लिख दिया है, लिखा नहीं है, ऑप्शन भी दिया है इंग्लिश से में, है ना। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इंग्लिश वाले का तो चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? तो डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति क्या बोलते हैं? तो भाई विद्युत ऊर्जा को डायनेमो बदलता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या सही बोल रहे हैं हम? बताइए आप लोग, ये लाइन सही लिखे हैं क्या? यही तो मेन चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा, आंसर गलत आएगा आपका। समझ गए ना? बोल रहे विद्युत ऊर्जा का, भाई यहां पे उल्टा है, ध्यान से समझ लो। यहां पर जो है ना मामला उल्टा है। क्या मामला उल्टा है? देखो, विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, समझ गए ना। लेकिन विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है? याद रखिएगा इंडक्टर आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? इंडक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर नहीं होगा, इंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। भाई अर्थ का उपयोग क्यों होता है बताइए?
अर्थ का उपयोग क्यों होता है? याद रखिएगा, खर्च को कम करने के लिए, उपकरण का फेज 3 में काम करता है ना, सुरक्षा के लिए फ्यूज के रूप में। याद रखिएगा, अर्थिंग नहीं रहेगा ना तो बड़ा जोर से झटका मारेगा, समझ गए ना। अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो अर्थिंग जो है बेसिकली क्या करता है, आपको सुरक्षा के लिए होता है, समझ गए ना। अगर इसलिए अगर अर्थिंग नहीं लगवाए हैं तो अर्थिंग लगवा लीजिएगा, ठीक है। अर्थिंग जरूरी है। एक सभी घर का देखिएगा एक अर्थ जो है रहता ही रहता है, एक अलग से वायर, तीसरा वायर जो रहता है वो जमीन में लगाया जाता है समझ गए। तो अर्थिंग जो है बहुत जरूरी है। इसका मेन काम क्या है, तो अर्थिंग लगाया जाता है, आपको जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है ना इस पर ये नियंत्रण कर देता है। अतिरिक्त वोल्टेज को क्या करता है, नियंत्रण करता है अर्थिंग। दूसरा इसका उपयोग है कि जो भी उपकरण रहता है उसको ये जलने से भी बचाने में सहायक होता है, समझ गए ना। तो इसका एक तो यूज हो गया सुरक्षा के लिए, अतिरिक्त वोल्टेज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तीसरा आपको बताएं कि उपकरण को जलने से भी ये बचाने में सहायक होता है, समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोले सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो भाई सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज राइट आंसर इज चांदी। राइट आंसर इज चांदी। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये ऑप्शन सोना दे देगा तो क्या आंसर सोना होगा। अगर एक और ऑप्शन दे देगा ई सोना सेम ऑप्शन में, तो क्या आंसर कीजिएगा, सोना कीजिएगा, तो मत कीजिएगा, सोना गलत हो जाएगा। राइट आंसर चांदी होगा, ठीक है, क्योंकि चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद्युत निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये तो आप लोगों का रटा रटाया क्वेश्चन है और 75 बार एग्जाम में आया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। और सभी को आंसर जो है फटाफट कर दीजिए, क्या आंसर कीजिएगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए सभी को। दोस्तों बताइए आंसर क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज द राइट आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। टंगस्टन इज राइट आंसर, है ना। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जिसको तंतु बोलते हैं, है ना, वो किस चीज से बनाया जाता है, टंगस्टन से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अगेन ये क्वेश्चन आया है, एक्चुअली बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए एक दो बार दिखाने के लिए आपको सेम क्वेश्चन लिए हैं, है ना, कि विद्युत बल्ब के तंतु बना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एज यूजुअल टंगस्टन। राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन होगा, है ना, टंगस्टन होगा। चूंकि अब ये रटाया रटाया क्वेश्चन हो गया, इसमें अब चेंजेस भी क्रिएट हो रहा है, वो चेंजेस भी आगे आपको मिलेगा। क्लास में बने रहिए, जितना तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है ना, सब का सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमेंट कर लीजिएगा, साथ में जो लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, झारखंड, है ना, जेएसएससी, बीएसएससी, ठीक है, सीडीएस, जो क्वेश्चन सब पूछा है, समझ गए, उस सब क्वेश्चन को भी अगर देख लीजिएगा, ट्रेंड को समझ लीजिएगा, तो क्वेश्चन पकड़ना आसान हो जाता है। सीधे आप ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा ना तो काम नहीं चलेगा, इससे जुड़ा हुआ और जो तथ्य है उसको भी पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि टंगस्टन जो होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन, उसका तापमान साधारणतः कितना होता है, जलने के बाद, गलने वाला तापमान नहीं, तो जलने के बाद दोस्तों तापमान होता है 1500 से 2500 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है, 1500 से 2500 सेंटीग्रेड तक। यानी कि यहां से मतलब यह हुआ कि आप जो कोई भी क्वेश्चन को रट रहे हैं तो रटिए मत, उससे जुड़ा हुआ और जो फैक्ट बनता है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आधा अधूरा जो रटल रहेगा वो सेम टू सेम आएगा तो बना, नहीं तो छूट गया। यही अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है ना। तो ये काम नहीं करना है ना। एकदम क्लास में जुड़े रहिए। देखिए उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना। ये देखिए राजस्थान पीसीएस ने पूछा है, तो राजस्थान का जो क्वेश्चन है, बोला जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जलता हुआ बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका ताप सामान्यतः क्या होता है। तो भाई याद रखना, उसका ताप 1500 से लेकर के 2500 तक होता है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन सी सबसे करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन सी क्या होगा, सबसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर होगा सबसे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर भी सेम क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोले मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। शुष्क स्थिति में कितना होता है। शुष्क स्थिति का मतलब हो गया ड्राई कंडीशन में कितना होता है। भाई अगर ड्राई कंडीशन होगा ना,
ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दोस्तों कितना होता है, तो 10 का पावर 5 होता है, 10 का पावर 5 ओम होता है, यानी कि 1 लाख ओम होता है, 1 लाख ओम होता है। यही अगर आपसे पूछेगा, यही मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि वेट कंडीशन में कितना होता है, वेट कंडीशन में कितना होता है, तो बताइए क्या आंसर कीजिएगा, वेट कंडीशन में कितना होता है अगर पूछेगा तो, है ना। तो वेट कंडीशन में कितना होता है बताइए, किसी को पता है, क्या आंसर कीजिएगा वेट कंडीशन में, बताइए। नो आइडिया। याद रखिएगा वेट कंडीशन यानी कि आर्द्र स्थिति में 10 का पावर 3 ओम होता है, आर्द्र में, है ना, आर्द्र में वेट में, है ना, 10 का पावर 3 ओम होता है। तो याद रखिएगा, जैसे अब ये पूछ दिया था, हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछ दे, बात समझ में आया ना, इसी टाइप से हल्का हल्का चेंज करके पूछ दिया जाता है, इसलिए घबराइए मत, बस समझते चले जाइए, है ना, एक एक चीज को अपने आप क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना। क्वेश्चन है, बिजली के 3 पिन 3 पिन प्लग में, 3 पिन प्लग देखे ना, वही 3 पिन प्लग लिखा है, 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग में लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। भाई याद रखना, जो लंबा वाला पिन होता है ना, 3 पिन प्लग देखें आप लोग, जो लंबा वाला पिन होता है उसमें जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। किसमें जोड़ते हैं उसको, अर्थिंग में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पर इतना खतरनाक नाम देगा तो अब गलत तो होगा ही, हिंदी वाले तो समझ ही नहीं पाएंगे। उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल। भाई 3 ठो जो प्लग होता है ना, तो एक होता है उसमें न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है लाइव, ठीक है, एक क्या होता है लाइव वायर या फिर फेज वायर बोलते हैं उसको, समझ गए ना, और एक होता है अर्थिंग, अर्थ वायर। बात समझ में आया। तो 3 पिन प्लग में जो अर्थ होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार सिरे से, क्या बोलते हैं भाई, आधार सिरे से बोलते हैं, ऑप्शन ए आधार सिरे से, ठीक है। उसको हम लोगों को लंबी वाले पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, यानी कि अर्थ से जोड़ना चाहिए। क्या चीज जोड़ना चाहिए, अर्थ से जोड़ना चाहिए, समझ गए ना। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, बोल रहा आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच, बोल रहा आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तु, है ना, यानी कि 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। भाई विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा, अगर आपस में जुड़ी हुई आपस में अगर 2 ऑब्जेक्ट को आप जोड़े हुए, चार्ज ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं और बोले विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ कि वो समान विभव पर है। वो किस पर है, समान विभव पर है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे ओम का नियम, है ना, ओम का नियम, ओम का नियम जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, एक एक चीज का यहाँ पे चर्चा करेंगे, घबराने का बिल्कुल बात नहीं है, सबका सब समझ में आएगा। ओम का नियम बोलता है जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का होता है, यानी कि जो विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद्युत धारा का। तुम बोलोगे भाई सर कुछ समझ में तो नहीं आया, इक्वेशन खाली ठीक है लिख लिए, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखना इसका अर्थ यह होता है कि यदि विभव समान है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है तो धारा भी समान होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। बोल रहा है ओम का नियम बोलता है कि विद्युत विभव जो है वो समानुपाती है किसका, विद्युत धारा का। तो अगर आपका विभव समान होगा तो विद्युत धारा भी समान होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर समान होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर इक्वल है, सेम अमाउंट है, तो उतना ही अमाउंट क्या फ्लो होगा, धारा।
समझ गए? तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दिशा में धारा प्रवाहित भी नहीं होगा। जब दोनों सेम होगा मतलब यह हुआ कि भाई करंट का फ्लो ही रुक जाएगा। समझ गए ना? धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, यह ओम का नियम बोलता है। इसलिए आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा अगर नहीं प्रवाहित होती है तो समझ लीजिएगा, है ना, कि उसका समान विभव पर वो है, उसका विभव भी क्या है, समान है, पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। ठीक है, एक एक चीज को एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, कहीं आई थिंक सो समझ में आने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। बस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब का सब लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को बेनिफिट मिले। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे का जो है कहानी क्या है समझिएगा। आगे एक तार के प्रतिरोध के विषय में गलत कथन है। एक तार के प्रतिरोध के विषय में गलत कथन है। बोले यह तार की धातु पर निर्भर करता है, तार की धातु पर निर्भर करता है। तो भाई प्रतिरोध जो होता है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट ओम होता है। ये डेफिनेटली धातु पर निर्भर करता है। समझ गए ना? किस पर निर्भर करता है? तो किस तरह का धातु है। जैसे कि सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें होता है आपका, तो चांदी का तार में, समझ गए ना। उसके बाद कॉपर, फिर लोहा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, इस टाइप से। तो भाई धातु पर तो निर्भर करता ही करता है। तो ये तो कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी एकदम सही है ना। रेजिस्टेंस तार के लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी सही है ना। ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, 100% सही है ना। एकदम दिमाग में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोल रहा है तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो याद रखना भाई, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? तो भाई एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, समझ गए ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो भाई सर्वोत्तम चालक कौन सा है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी। अभी आपको बताएं कि सोना रहेगा, है ना। तो सोना सर्वोत्तम चालक बिल्कुल नहीं है, कई स्टूडेंट सोना मार देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर इज चांदी, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है ना भाई, सिल्वर जो है ना वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिल्वर। सभी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिल्वर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैलोजन लैंप का तंतु, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का बना होता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का बना होता है। तो भाई हैलोजन लैंप देखे हो ना, हैलोजन लैंप से कितना बढ़िया, कितना ये निकलता है। हैलोजन लैंप से जो है आपका रोशनी कितना बढ़िया निकलता है। आप रोशनी में गौर कीजिएगा, रोशनी पीला निकलता है उसका। हैलोजन लैंप का रोशनी गौर किए आप लोग, पीला निकलता है। तो भाई क्या आंसर होगा इसमें से, थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, है ना। सभी को आंसर कीजिए आप लोग। हेलो हेलो, बाद में बात कीजिए, क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु पर बनता है। यह देखिएगा टंगस्टन और सोडियम, राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन और सोडियम, है ना। तो लैंप का जो तंतु है टंगस्टन का बनता है, लेकिन जो येलो लाइट आता है ना भाई हैलोजन लैंप से, वो लाइट क्यों आता है? क्योंकि उसमें सोडियम रहता है। समझ गए ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, है ना। पीला प्रकाश, ये जो येलो लाइट निकलता है वो सोडियम के कारण निकलता है। सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं फ्यूज का सिद्धांत है। भाई फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। भाई फ्यूज वायर देखिए, अचानक से हाई वोल्टेज का करंट आएगा, फ्यूज जल जाता है और पूरा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। समझ गए ना। तो
फ्यूज जो है ना विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित है ना। क्या किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित जो है फ्यूज होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है। भाई काला तार जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? याद रखिए, काला तार यूज करते हैं ना वो उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल तार के लिए काला तार यूज करते हैं। ठीक है, काला किसके लिए यूज करते हैं भाई? तो उदासीन तार न्यूट्रल तार के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताए थे कि 3 तरह का तार होता है, समझ गए ना। एक तार होता है आपका, एक ठो तार होता है आपका, है ना, लाइव वायर। कौन सा? लाइव या फेज, है ना। आप देख रहे हैं ना 3 पिन प्लग देख रहे हैं ना, 3 पिन प्लग देख रहे हैं आप लोग। 3 पिन प्लग जो होता है उसमें एक होता है लाइव वाला फेज, है ना, लाइव जिसमें हम लोग फेज को लिंक करते हैं, तो वो जो होता है वो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, काला रंग का जो तार होता है दोस्तों याद रखिएगा, काला रंग का जो तार होता है एकदम याद कर लीजिए इस चीज को, काला वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उदासीन ये कैसा रहेगा? काला वाला वायर रहेगा। आप गौर करके देखिएगा, है ना, ब्लैक वायर इसमें लगा रहता है, ब्लैक वायर लगा रहता है, आप घर में गौर करके देखिएगा। ठीक है, और तीसरा रहता है हरा रंग का। 3 तरह का वायर यूज होता है, समझ गए ना। तीसरा है आपका हरा। हरा, तो हरा वाला जो रहता है ये अर्थिंग रहता है, ये अर्थ रहता है। ठीक है, ये आपका हरा हो गया, हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, हरा यानी कि ग्रीन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप तीनों का तीनों याद रखिएगा। जो 3 तरह का तार जो यूज रहता है, 3 पिन प्लग जो आपका लगा हुआ है ना, घर में या फिर जो भी आप देखिएगा सॉकेट वॉकेट में लगा रहता है, 3 तरह का तार रहता है। एक वो आपका लाल रंग का वो फेज वायर होता है, एक ठो होता है आपका ब्लैक वाला तार लगा रहता है, उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और एक ठो ग्रीन वाला तार जो है वो अर्थ वाला है। दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से एग्जाम में आ चुका है, समझ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? सामान्य ट्यूबलाइट में ध्यान याद रखिएगा, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर यूज होता है। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। ठीक है भाई, ट्यूबलाइट सबके घर में है, सभी को देख पा रहे हो, है ना। इसके अंदर की दीवार फास्फर का लेप चढ़ा होता है। अंदर का जो दीवार होता है ना भाई, उसमें फास्फोरस का लेप रहता है, समझ गए। और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बोलते हैं भाई, इनर्ट गैस, है ना। इनर्ट गैस ऑर्गन और कुछ पारे मरकरी वाष्प के साथ भर दिए जाते हैं, है ना। कुछ पारे, है ना, ऑर्गन और क्या भर दिया जाता है? मरकरी भरा जाता है वाष्प के साथ, समझ गए। यानी उसका दीवार जो रहता है फास्फोरस का रहता है, और ऑर्गन और कुछ पारा मरकरी के साथ भरा जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप है। CFL का पूर्ण रूप है, तो भाई CFL का जो पूर्ण रूप है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं इसको। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ना। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं, है ना। और LED का आप फुल फॉर्म जानते हैं क्या? LED, है ना। LED का फुल फॉर्म जानते हैं? तो थोड़ा सा बताइए LED का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, LED का फुल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सर्च करके बताइएगा LED का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट कीजिएगा आप लोग सभी कोई। ठीक है, LED का फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है भाई? एक इन्वर्टर होता है, UPS होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो मोबाइल चार्जर जो है क्या होता है? मोबाइल चार्जर क्या होता है बताइए सभी कोई। मोबाइल चार्जर, है ना, क्या होता है? इन्वर्टर होता है, UPS होता है, उपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर का काम क्या है भाई? मोबाइल चार्जर का क्या काम है ना, वोल्टेज को लो करके आपके मोबाइल में घुसाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोबाइल फोन चार्जर
याद रखिएगा सभी को, मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है ना। स्टेप डाउन जो वोल्टेज को क्या करता है, घटाने का काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। ट्रांसफार्मर अल्टरनेट करंट के लिए होता है, अल्टरनेट करंट के वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलेगा भाई, तो शुरुआत में बताए थे रेक्टिफायर बदलेगा, रेक्टिफायर बदलेगा। और दिष्ट धारा को इसको तो रेक्टिफायर बदलेगा, क्या कौन बदलेगा, रेक्टिफायर बदलेगा। और दिष्ट धारा को बदलेगा, धारा में कौन बदलेगा, तो इन्वर्टर बदलेगा, है ना, इन्वर्टर बदलेगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेक्टिफायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये कि बढ़िया आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, है ना। कुछ ब्लैक आ रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि आप लोग को पता चल जाएगा, है ना। सभी को ध्यान से देखिएगा। देखिए रेक्टिफायर पहले बता चुके हैं, एक विद्युत युक्ति होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलता है ना। एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर बदलता है। इन्वर्टर का क्या काम है भाई, ये भी विद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा डीसी को, है ना, डीसी को अल्टरनेटिंग करंट एसी में बदलता है, एसी में बदल देता है। ठीक है, इन्वर्टर भी समझ में आ गया आपको, रेक्टिफायर भी समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर भाई प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के पावर ग्रिड से उत्पन्न आवर्ती उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज के उपकरणों पर काम करता है। तो भाई ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है, जो भी ग्रिड से इलेक्ट्रिक करंट आता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज करंट आता है, तो उस वोल्टेज को ये लो कर देता है या डाउन कर देता है। यानी कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई करने में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है ट्रांसमीटर। तो भाई ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है, जैसे कि रेडियो, टीवी या अन्य संचार साधनों में। ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है ना, और इलेक्ट्रिकली संदेश को, है ना, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है। जैसे कि आप देखिएगा रेडियो में एंटीना ऑन करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे करता है, और जो भी गाना सुनना होता है जिस चैनल पे, वो चैनल पकड़ लेता है तो हमको सुनाई देता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब डिस्कस किए हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम। अगर आप लोग अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए, है ना। फेसबुक, टेलीग्राम दोनों चैनल का नाम स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अभी हम लोग अपलोड कर देंगे, तो काइंडली जाकर के वहां विजिट कीजिए और देखिए। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है उस क्वेश्चन को नोट्स में डालिए, क्योंकि अभी अगर याद नहीं है, आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में भी भूलने का पूरा चांस है, वो आपको रिविजन करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पहले ही बताएं, ठीक है, कि अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और कुछ करने का जिद ठान लेते हैं, तो वो व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा शीर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्य के बिना आपका मेहनत भी निरर्थक होगा, कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। तो डियर दृढ़ निश्चय के साथ लगातार मेहनत कीजिए, अपने कमी को पहचानिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है उस चीज को परखिए, है ना। आप जरूर सफल होइएगा, जरूर आपका अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार कॉन्सेप्चुअल टेक्निक के साथ, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नागपुरी का बैचेज जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है जल्दी ही, है ना, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और एक जेएसएससी सीजीएल और दरोगा का भी एक बैचेज स्टार्ट हो रहा है, वो भी 10 तारीख के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। तो सभी कोई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है सो चैनल से जुड़िए, जो जुड़ गए हैं वो लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।